स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello and welcome to this very special edition on the expectations from the Union Budget. बजट एक एनुअल पॉट बॉयलर है जो हर साल वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन उससे पहले कुछ एक्सपेक्टेशंस इस बजट से क्या हो सकती हैं, ये उस बेसिस पे बनाया गया है जिस बेसिस पे पिछले 1 साल में प्रधानमंत्री द्वारा दी गई स्पीचेस और बाकी सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स द्वारा किए गए प्रोमिसेस को मद्देनजर रखते हुए ये चीज की गई है। स्टडी IQ IAS के प्लेटफॉर्म पर आप जाकर हमारे कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वी हैव कोर्सेज ऑन GS फाउंडेशन बैचेस, ऑप्शनल बैचेस, NCERT बैचेस एंड SIP प्लस बैचेस। ये सारे के सारे बैचेस लाइव हैं और इन सारे बैचेस को आप मेरे कोड के थ्रू सब्सक्राइब कर सकते हो। यू कैन यूज माई कोड टू सब्सक्राइब विद दीज बैचेस। और उसके सिवा आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, मेरे इंस्टा और ट्विटर हैंडल पर। ये सबके जो है ये नाम है, आप इन पे मुझे सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो सारे एक्सपेक्टेशंस सेक्टर वाइज समझने से पहले हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो एंगल्स के तौर पे एक्सप्लोर करी जानी चाहिए। व्हाट आर द एंगल्स पर सेक्टर दैट हैव टू बी टेकन केयर ऑफ, दैट यू एंड आई हैव टू अंडरस्टैंड। हमें क्या चीज समझनी है, आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 3 चीजें हमने एनकैप्सुलेट करी है कि बजट को किस तरीके से देखा जाना चाहिए या बजट से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हमारी एक्सपेक्टेशन होती है सरकार से। सो फर्स्ट वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो एक्सपेक्टेशंस जो कि सरकार से है वो क्या है, वो एक्सपेक्टेशन हमें सील करनी पड़ेगी। उस एक्सपेक्टेशन के होने से या उस चीज को करने से क्या फायदा मिलता है, व्हाट इज द बेनिफिट, फायदा क्या है, एंड फॉलोड बाय दैट अगर वो चीज होनी चाहिए और उससे फायदा भी मिलता है तो वो अभी तक क्यों नहीं करी गई, व्हाई हैजंट इट बीन डन येट। ये 3 चीजें सेक्टर वाइज हम एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए देखते हैं 8 सेक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमने टोटल मिला के 8 की एक्सपेक्टेशंस रखी हैं सेक्टर वाइज। हाईली इंपॉर्टेंट, तो पहली जो चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसके बेसिस पे टैक्स पेयर्स डिसाइड कर लेते हैं कि भाई ये ठीक है, ये बजट अच्छा है या बुरा है, वो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के रेट्स, आपकी और हमारी आय यानी कि इनकम पर कितना टैक्स लगता है, व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स। तो 2 चीजें होती हैं इनकम टैक्स में, पहला होता है स्लैब रेट और दूसरा होता है टैक्स रेट। 2014 से लेकर आज तक भारत सरकार ने स्लैब चेंज नहीं करा है। 2.5 लाख रुपए तक की इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट हुआ करती थी, 2014 में लास्ट चेंज हुआ था। उसके बाद से लेकर आज तक 2022 तक 2022 तक ये स्लैब सेम है। इस स्लैब को रीमॉडिफाई किया गया या मॉडिफाई करा गया, इसको और ब्रेक कर दिया गया। पहले था 2.5 से 5 लाख, 5 से 10 लाख और 10 लाख से ऊपर। अब न्यू टैक्सेशन रिजीम में किया 2.5 से 5 लाख, 5 से 7.5 लाख, 7.5 से 10 लाख, 10 लाख से 12.5 लाख, 12.5 से 15 लाख और 15 लाख के ऊपर जो है वो 30% टैक्स रेट लगता है। तो ओल्ड टैक्सेशन रिजीम या न्यू टैक्सेशन रिजीम। लेकिन स्लैब में जो लोअर वाला स्लैब है कि पहले 2.5 लाख पर जो है निल इनकम है, निल टैक्स रेट है, और 2.5 लाख से ऊपर जो है 5% टैक्स रेट है, उसमें किसी तरह का कोई चेंज 2014 से लेकर आज तक नहीं आया। इसमें चेंज आने की संभावना है या इसमें चेंज होना चाहिए, मतलब ये स्लैब रेट आप 2.5 लाख से बढ़ाओ। अनुमान लगाया जाता है या ये माना जाता है या ये एक्सपेक्टेड है कि वो भारत सरकार बढ़ा के 2.5 लाख से 5 लाख रुपए कर देगी। इसका मतलब 0 to 5 लाख रुपीस तक जो कमाता है, जो 5 लाख रुपए तक कमाता है, उसके ऊपर 0 टैक्स लगेगा। भारत सरकार ने ये चीज अभी तक नहीं करी, इट हैज नॉट बीन डन येट। ये चीज अभी तक इसलिए नहीं करी है, भारत सरकार का ये कहना है कि अगर 5 लाख रुपए तक हमने पूरी तरीके से इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया तो जितने भी लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे उनमें से बहुत सारी जनता ITR के एम्बिट से बाहर हो जाएगी,
क्योंकि वो जीरो टैक्स फाइल करेंगे या ₹0 का टैक्स भर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार 2.5 लाख से 5 लाख के ब्रैकेट में बहुत ज्यादा टैक्स कमाती है। टैक्सेशन का अमाउंट कम है, लेकिन वो सारे लोग जो है वो आईटीआर भरते हैं। वो आईटीआर का नंबर कम हो जाएगा, इनकम टैक्स रिटर्न का नंबर कम हो जाएगा। इस वजह से भारत सरकार ने ये चीज नहीं करी। दिस हैज नॉट बीन डन येट। और अगर ये चीज करी जाती तो इसका फायदा मिलता है लोअर मिडिल क्लास को, और मिडिल क्लास को इस चीज का फायदा जो है वो प्राप्त होता है। क्योंकि आप ये मान के चलें कि 5 लाख रुपए तक की इनकम किसकी होगी? हु वुड हैव एन इनकम अप टू 5 लाख रुपीज? इट वुड बी अ पर्सन बिलोंगिंग टू लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास। इनके बीच के ही लोगों की इनकम इतनी होगी। तो ये एक्सपेक्टेशन है पहली बजट से कि स्लैब रेट चेंज होना चाहिए। वो बढ़ के 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। इट कैन रीच टू 5 lakhs फ्रॉम 2.5 lakhs, और जो अपर है वो 10 लाख से 20 lakhs हो सकता है। मतलब जो 30% टैक्स रेट है वो 20 लाख के ऊपर हो सकता है, ऐसा भारत सरकार का मानना है। उसके बाद बारी आती है एजुकेशन की। एजुकेशन इंडस्ट्री में चेंजेस होना लाजमी है, या ये बहुत मैसिवली एक्सपेक्टेड है, क्योंकि कोविड के दौरान भारत सरकार ने एक पॉलिसी लॉन्च करी थी जिसका नाम था न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत भारत सरकार ने एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म या रीस्ट्रक्चर करने की बात करी थी। उस रिफॉर्म या रीस्ट्रक्चरिंग के साथ साथ हमने स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग में भी कई सारी चीजें सुनी थी। अब वो चीज किस तरीके से करी जाएगी, वो चीज कैसे होगी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसके लिए भारत सरकार को फंडिंग डिसबर्स करनी पड़ेगी। एज वी स्पीक प्रेजेंटली, वर्तमान स्थिति में भारत सरकार का जो एलोकेशन है एजुकेशन की तरफ, वो 3.1% है, 3.1% ऑफ आर जीडीपी। और जो टारगेट है ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को देखते हुए और भारत की स्थिति देखते हुए, ये डबल होना चाहिए, यानी कि 6% ऑफ जीडीपी होना चाहिए। तो 3.1% से 6% ऑफ जीडीपी तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें फिर भी खर्चा ज्यादा होगा क्योंकि भारत सरकार को इस पॉलिसी को कामयाब बनाना है। तो आप देख सकते हैं एक्सपेंडिचर टू बी क्लोजर टू 6% ऑफ जीडीपी, टारगेट एनईपी। इस एनईपी का टारगेट देखते हुए फायदा आप जानते हैं। फायदा यह है कि भाई अगर पढ़ाई लिखाई बढ़ेगी, एजुकेशन बढ़ेगी, बच्चों का इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली पूरे देश में जितने भी लोग हैं उन सब का जो एवरेज इंटेलेक्चुअल लेवल है वो बढ़ेगा, अचीवमेंट की क्षमता बढ़ेगी, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी बढ़ेगा, और नौकरियां होंगी और डेवलपमेंट होगी। और उसके साथ साथ यदि भारत सरकार ने ये चीज करी तो उसका फायदा देखने को मिलेगा बूस्ट टू एजुकेशन, जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है, एडटेक सेक्टर को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है, स्टडी आईक्यू जैसे प्लेटफॉर्म्स और ज्यादा ग्रो करेंगे, और आपकी मदद से या आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके प्यार से हम और आगे पहुंच सकते हैं। बूस्ट टू ऑनलाइन एजुकेशन थ्रू कोलैबोरेशन विद एडटेक सेक्टर और टैक्स इंसेंटिव्स टू बूस्ट ग्रोथ ऑफ एडटेक सेक्टर इज एक्सपेक्टेड। ये चीज एक्सपेक्टेड है। अब ये चीज क्यों नहीं हुई है? क्योंकि एनईपी जो है वो कोविड में आया था, और इतना मैसिव राइज अभी एकदम से नहीं हो सकता। देखिए, आप पहले लोगों को खाना पीना खिलाओगे, फूड सब्सिडीज दोगे, एग्रीकल्चरल फार्मर्स को फर्टिलाइजर सब्सिडी दोगे, फिर पढ़ाई लिखाई आएगी। एकदम आप पहले पढ़ाने चले जाओ और खाने पीने को नहीं है, वो भी चीज दिक्कत है। सो एजुकेशन हैज बीन निग्लेक्टेड एज India is still a developing nation. India was an underdeveloped nation at the time of independence. At that point of time, education पे बिल्कुल फोकस नहीं था। एजुकेशन पे धीरे धीरे फोकस आया है। 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट एक फंडामेंटल राइट बना है, और अभी भी इट विल टेक टाइम। इट इज नॉट दैट वी आर एब्सोल्युटली स्पेंडिंग दिस मच मनी, क्योंकि हर सेक्टर पे पैसा खर्च होना है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो इस पे भी करेंगे, 3% कर रहे हैं, धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। बट राइट नाउ दिस इज नॉट समथिंग दैट कैन हैपन इंस्टेंटली। ये अभी इंस्टेंटली नहीं हो सकता। तीसरा है इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट्स। आई रिपीट, द थर्ड इज इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट्स। इसमें क्या चीज देखी गई है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस है कि एक सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट में। इनकम टैक्स एक्ट में एक चैप्टर है डिडक्शंस, चैप्टर 6 से।
उस चैप्टर के तहत एक सेक्शन है 80C, 80 क्लॉज सी। 80 क्लॉज सी में एज इंडिविजुअल्स जब हम ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन मिलती है। सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो मान लीजिए मेरी इनकम 10 लाख रुपए साल की है। उस 10 लाख रुपए साल में से 80C का डिडक्शन का फायदा उठाने के लिए मैंने 1,50,000 पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डाले या एक ऐसी इन्वेस्टमेंट में लगाए जो कि सरकार जिसपे डिडक्शन देती है, गवर्नमेंट जिसपे डिडक्शन देती है, तो मुझे पूरे के पूरे 1,50,000 पे का बेनिफिट मिलता है। 1,50,000 मैं अपनी इनकम से कम कर सकता हूं। तो 10 लाख रुपए में से मैं 1.5 लाख रुपए कम कर सकता हूं, तो मेरी जिस इनकम पे टैक्स लगेगा वो होगी 8.5 लाख, 8.5 लाख रुपए की इनकम होगी जिसपे टैक्स लगेगा। 10 लाख माइनस 1.5 लाख, यानी कि इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि हम 1,50,000 एक ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जो गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड है। ये पहला फायदा है। गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड इनकम पे अगर हमारा इन्वेस्टमेंट होता है तो उसमें हमारा रिटर्न एक तरीके से पक्का हो जाता है। आवर रिटर्न इज फिक्स्ड। तो जब हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं उसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं। प्रोविडेंट फंड एक बहुत पॉपुलर ऑप्शन है, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। इसके सिवा ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स होती हैं, कुछ तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है, LIC का प्रीमियम होता है। इन सब चीजों पे अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो तो आपको 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन 80C देता है। तो आपका इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो आपको कभी ना कभी उसका रिटर्न मिलता है। 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद आपको रिटर्न मिलता है। यह है पहला फायदा। और दूसरा फायदा यह है कि आप 1.5 लाख रुपए तक का अमाउंट जो कंट्रीब्यूट करते हो उस पे आपको टैक्स में छूट मिलती है। यू आर गेटिंग अ टैक्स एग्जेम्पशन ऑन इट, टैक्स रिबेट ऑन इट। उस पे आपको टैक्स भी नहीं भरना होता है। तो दो फायदे मिलते हैं। तो कहने की बात यह है यहां पे कि भारत सरकार ने 2014 से लेकर आज तक, इनफैक्ट उसके भी पहले काफी साल हो गए, 12 से 15 साल हो गए, भारत सरकार ने ये 1.5 लाख की लिमिट को बढ़ाया नहीं है। अगर मुझे 1.5 लाख तक का फायदा मिल रहा है, 10 साल, 12 साल, 15 साल हो गए, अभी भी 1.5 लाख का फायदा मिल रहा है, तो अब इन्फ्लेशन इतना हो गया है, अब रिटर्न्स आपको उतने कम दिख रहे हैं, तो आपको ये लिमिट बढ़ानी चाहिए। ऐसी संभावना है इस साल के बजट में देखने की कि ये लिमिट जो है भारत सरकार 1.5 लाख से बढ़ा के 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, जितने पर भी लेकर आए वो चीज करेगी। अब ये भारत सरकार क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि इसमें बेनिफिट तो है। बेनिफिट ये है कि अगर मैं 1.5 लाख रुपए डाल रहा हूं तो मेरा एक तो इन्वेस्टमेंट हो गया और दूसरा मेरा टैक्स बचता है। अब ये भारत सरकार इसलिए नहीं करती है क्योंकि भारत सरकार का रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। अभी भारत सरकार जो है एक अच्छी पोजीशन में है और वो 1.5 लाख रुपए तक का एग्जेम्पशन देती है, तो 1.5 लाख रुपए पे टैक्स का छूट मिलता है। टैक्स का छूट मिलने का मतलब मैं उस पर टैक्स जमा नहीं करता हूं सरकार को। अगर मैं टैक्स नहीं जमा कर रहा हूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनकम जा रही है। अगर ये लिमिट 1,50,000 से 2 लाख होती है तो भारत सरकार को ज्यादा टैक्स में एग्जेम्पशन देनी पड़ेगी। तो पहले 1.5 लाख पे देते थे एग्जेम्पशन, अब 2 लाख पे देनी पड़ेगी, तो भारत सरकार का रेवेन्यू कम हो जाएगा। So reason for not doing it, that conservative approach of government to get more revenue in hand. इस वजह से ये इसको नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन बढ़ाने से मिडिल क्लास को, अपर मिडिल क्लास को, सारी क्लासेस को एक बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। रेजिंग इन्वेस्टमेंट लिमिट अंडर 80C फ्रॉम 1.5 लाख टू 2.5 टू 3 लाख। ये अनुमान है देखने का, ये करते हैं नहीं करते हैं, ये चीज देखने वाली बात है, तो हम इस पे बाद में चर्चा करेंगे। सो बिग बूस्ट टू कैपिटल मार्केट्स, इसको कैपिटल मार्केट्स पे बूस्ट मिलेगा क्योंकि हम जो इन्वेस्टमेंट लगाते हैं उस इन्वेस्टमेंट पे हमें रिटर्न देने के लिए सरकार उसको कहीं और इन्वेस्ट करती है, जैसे इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स पे, म्यूचुअल फंड्स पे, बाकी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पे, यहां वहां पे इन्वेस्ट किया जाता है। तो इस वजह से कैपिटल मार्केट्स को मद्देनजर रखते हुए यहां पे ये चेंजेस होने की संभावना है। दिस इज समथिंग दैट कैन बी डन। तो ये तीसरा सेक्टर है। चौथा सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखते हुए, समझते हुए, मद्देनजर रखते हुए आपको जानकर हैरानी होगी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का टोटल कंट्रीब्यूशन जीवीए में, ग्रॉस वैल्यू एडेड में, कम हो गया है। 2021 में देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हैज रिड्यूस्ड। ये चीज तब हो रही है जब मेक इन इंडिया कैंपेन को चलते हुए 7-8 साल हो गए और नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को 10 साल से ऊपर हो गए। और हम जितनी चीजें सुनते हैं कि SEZ हो गया, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हो गया, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन हो गया, कोस्टल इकोनॉमिक जोन हो गया,
इन सब चीजें होने के, ये सारी चीजें, सारे एग्जेम्पशंस, इंसेंटिव, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होने के बावजूद अगर मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, तो भारत सरकार का फोकस आने वाले बजट में इस चीज पे होना चाहिए। तो आप इस ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2012 से जो कंट्रीब्यूशन 17.4% था, वो होते 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 14.5 हो गया है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ा, ग्रोथ बढ़ी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन कम है। यहां पे शायद कुछ स्टूडेंट्स ये बोले कि नहीं सर, हमने देखा है 25% है, 25% है, 22% है। देखिए, आप लोग गलत नहीं है, क्योंकि आप जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी पे देखते हैं। मैं यहाँ पे जीवीए पे बता रहा हूँ, ग्रॉस वैल्यू एडेड पे, विच इज अ डिफरेंट पैरामीटर। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये 14.5% हो गया है। तो आने वाले बजट में इसका मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए भारत सरकार को मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए भारत सरकार को कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू डू कैपिटल एक्सपेंडिचर वेयर इट हैज टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इन हाईवेज, इन रोडवेज, इन पोर्ट्स। जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की तरफ पैसा कमिट किया गया था, वो पैसा आपको एक्चुअली खत्म करना पड़ेगा, आपको खर्च करना पड़ेगा। सिर्फ एलोकेट करने से नहीं होता है, उसे खर्च करो। जब आप उस पैसों को खर्च करोगे तो उसके आपको फायदे, बेनिफिट्स अलग अलग तरीके से दिखेंगे। कैसे दिखेंगे आपको? यहां पे आपको दिखेंगे इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपको दिखेंगे इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। इट विल हेल्प इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड टू मीट गवर्नमेंट टारगेट ऑफ अचीविंग $1 ट्रिलियन ऑफ एक्सपोर्ट। क्योंकि अगर चीज बनेगी तो एक्सपोर्ट होगी ना, बनेगी नहीं तो एक्सपोर्ट कहां से होगी? So this is the benefit that would happen if the manufacturing sector is given a boost. So big boost to upskilling, vocational training to support manufacturing, PLI scheme is expected। ये सारी चीजें जो है ये expected है, expectation और बजट में, कि आप प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम बनाओगे मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए, आप अपस्किल करोगे। क्योंकि देखो, अगर मैन्युफैक्चर करना है तो लोगों को कुछ काम आना चाहिए। अपस्किलिंग पे, वोकेशनल, मतलब इन चीजों से रिलेटेड अगर कुछ भी होता है तो आप ये समझ लें कि इनडायरेक्ट बेनिफिट किसको होने वाला है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। और डायरेक्ट बेनिफिट होगा लेबरर्स को और लोगों को जो उनको मैन्युफैक्चरिंग आती है। दिस इज द लार्जेस्ट बेनिफिट दैट वी कैन सी। भारत सरकार ने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया? रीजन फॉर नॉट डूइंग इट, लिमिटेड कैपेसिटी है, हमारे पास उतना इंफ्रा नहीं है, और सबसे बड़ी बात, हमारे पास उतना बजट नहीं है। वी कैनॉट स्पेंड दैट मच राइट नाउ विद लो सपोर्ट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करना है, भारत सरकार सारा खर्चा नहीं कर सकती। इट हैज टू बी डन बाय द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू, इट हैज टू बी डन बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो जब तक प्राइवेट सेक्टर इस चीज को नहीं करेगा, तब तक इसमें बूस्ट नहीं आएगा। इवेंचुअली सर, हर चीज में अगर ग्रोथ देखनी है तो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इज सॉलिसिटेड, वो लाजमी है, वो रिक्वायर्ड है, वो जरूरी है, और वो होना भी चाहिए। वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी आर अ मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके बाद बारी आती है मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए सेक्टर की, जिसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। सेमीकंडक्टर चिप्स की वर्ल्ड में शॉर्टेज हो गई कोविड के बाद। कोविड के पहले भी ये बहुत लिमिटेड मात्रा में बनते थे, और ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड देश ही बनाते हैं जिनके पास इनकी टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल नो हाउ है, एक्सपर्टीज है, स्किल है और इंफ्रास्ट्रक्चर है। उनमें से सबसे ऊपर जो देश आता है वो है ताइवान, उसके बाद आता है जापान, और उसके बाद आता है यूएसए। ये 3 देश हैं जो कि सेमीकंडक्टर चिप्स बनाते हैं। सेमीकंडक्टर चिप्स को बनाने के लिए अनिल अग्रवाल साहब, जो कि वेदांता के फाउंडर हैं, उन्होंने कमिट करा था, अनाउंस करा था दैट मैं 1,50,000 करोड़ का प्लांट लगाऊंगा ताकि हम सेमीकंडक्टर चिप्स को हिंदुस्तान में बना सके। ओडिशा में इनका लगाने का प्लान था। नवीन पटनायक साहब ने इनको अप्रूवल भी दिया था, लैंड भी दिया था, सब कुछ हुआ, लेकिन आज तक वो प्लांट नहीं लगा पाए क्योंकि इस चीज के लिए फंडिंग जो है वो नहीं मिल पा रही है। 1.5 लाख करोड़ जो है वो कोई जेब में लेकर नहीं घूमता है। ही इज नॉट एबल टू रेज दिस मच मनी। अब चाहे वो कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट से रेज करे, चाहे वो बैंकों से पैसा ले, फंड से पैसा ले, कोई भी इस इंडस्ट्री में इस वक्त पैसा लगाने को तैयार नहीं है। उसका रीजन ये है कि ये इंडस्ट्री जो है ये बहुत एक्सपेंसिव इंडस्ट्री है, और इंडिया जैसी कंट्रीज जिनको एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए और एक्सपेंसिव पड़ सकता है, क्योंकि इनिशियल फेजेस में आप और खर्चा करोगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सेक्टर में अगर बैंक एक ही को, मतलब वेदांता को ही, वेदांता जो अनिल अग्रवाल साहब की कंपनी है, उसी को अगर 1.5 लाख करोड़ रुपए का लोन दे देगा,
तो आगे और सेक्टर्स या और चीजों पे लोन कैसे देगा? मतलब बैंकों के पास भी उतना लिमिटेड पैसा है। आपको इसके साथ साथ ये मैं बता दूं कि यहाँ भारत में इस वक्त सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चर करने का की एक भी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश नहीं है। एस्टैब्लिश होने वाली है, पहला जो प्लांट है वो कर्नाटका में शुरू होने वाला है। तो देयर आर 3 स्टेट्स व्हिच आर ऑन द होराइजन, 3 प्लांट्स आर इन द मेकिंग। एक कर्नाटका में है, एक गुजरात में है, एक तमिलनाडु में है। और प्राइवेट सेक्टर इसमें पार्टिसिपेट इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि बैंक्स लोन नहीं दे रहे हैं। 1.5 लाख करोड़ का प्लान है फॉर चिप प्रोडक्शन, इज नॉट एबल टू फाइंड एन इन्वेस्टर। उनको पैसा ही नहीं मिल रहा है, ही इज नॉट एबल टू रेज मनी। लेकिन यदि सेमीकंडक्टर चिप्स बनने लगे भारत में, या उसका वो चीज, उसका जो है बोलबाला हुआ, वो चीज बनने लगी, सप्लाई होने लगी, तो इट वुड इंप्रूव हाई स्किल्ड जॉब्स। हाई स्किल्ड जॉब्स क्रिएट होंगी, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, क्रिएशन ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगी, सरकार का भी फायदा होगा, और क्या पता हम इसे ग्लोबल एक्सपोर्ट भी कर पाए, क्योंकि इस चीज की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई लिमिटेड है। तो सेमीकंडक्टर चिप्स को मद्देनजर रखते हुए हम ये चीज प्रोवाइड डेफिनेटली कर पाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन ये चीज हम नहीं कर पा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस साल के बजट में क्या चीज देखने की संभावना है कि भारत सरकार सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को सामने लेकर आए, पीएलआई स्कीम। इस वक्त जो भारत सरकार की स्कीम है, उसके तहत भारत सरकार 50% रेवेन्यू अपना छोड़ने को तैयार है, या 50% की सब्सिडी देने को तैयार है। तो अगर 1,50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो 75,000 करोड़ प्राइवेट सेक्टर को कहीं से अरेंज करना पड़ेगा। लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है एक नॉर्मल ट्रेडिशनल प्लांट के सामने, जो कि 5-10 हजार करोड़ में स्टैब्लिश हो जाता है। आपको दिखाते हैं ये चीज क्या हो रही है। एक्सटेंशन ऑफ स्पेक्स। स्पेक्स एक स्कीम है जहां पे हम सेमीकंडक्टर्स को या चिप्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। इसका फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। बाय 5 years which will end this year and increase in outlay from 3,000 crore to 10,000 crore, ये आउटले है। एंड एनहांसिंग आउटले फॉर पीएलआई स्कीम from 76,000 crores as project cost of small chips manufacturing is way too high। इतना फायदा जो है वो देने की संभावना है, और वो देना भी चाहिए। That is something that should be given। Semiconductor chips। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, वो है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब हम जो है अपना इन्वेस्टेड स्टेक उसे बेच रहे हैं, वी आर सेलिंग अ स्टेक। तो सरकार जो है वो अपने स्टेक को अपनी सरकारी कंपनीज जो होती हैं, पीएसयूज जिन्हें बोलते हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उसमें अपना स्टेक स्टॉक मार्केट के द्वारा बेचती है। उसे हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। भारत सरकार ने पिछले 3 साल में कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में डिसइन्वेस्टमेंट अनाउंस करा है, लेकिन भारत सरकार आज तक अपना डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट पूरा नहीं कर पाई। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट में क्लेम करा पिछले सालों के कि हम एलआईसी का और कई सारी ऐसी ही अलग अलग पीएसयूज का, चाहे वो बीपीसीएल हो, चाहे वो शिपिंग कॉरपोरेशन हो, भारत सरकार ने टोटल मिला के इन पीएसयूज की वैल्यू लगाई कि हम डिसइन्वेस्ट करके 1 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ रेस करना चाहते हैं। उतना पैसा इन कंपनी से कमाना चाहते हैं, या मतलब इनका स्टेक बेच के कमाना चाहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पूरी तरीके से डिसइन्वेस्ट नहीं कर पाए। एलआईसी का डिसइन्वेस्टमेंट 2 साल लेट हुआ, 2 साल से भी ऊपर लेट हुआ, क्योंकि वो लीगल हर्डल्स में फंसा हुआ था, और कई तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट में भी लोगों ने शेयर्स कई सारी चीजों के नहीं खरीदे। और भारत सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट अनाउंस करने के बाद भी जो है उनका डिसइन्वेस्टमेंट किया नहीं। मतलब अनाउंस कर दिया, लेकिन जब बेचने की बारी आई तो नहीं बेचा, क्योंकि पता ये चला कि ये तो प्रॉफिटेबल पीएसयूज है, जैसे कि बीपीसीएल। तो डिसइन्वेस्टमेंट भारत सरकार को इस साल जो है इतना हाई वैल्यू पे अनाउंस नहीं करना चाहिए। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट जो है भारत सरकार अगर अनाउंस करती भी है तो वो एक लिमिटेड स्तर पे करेगी। इट वुड बी डन एट अ लिमिटेड स्केल। आप देख सकते हैं वी हैव नॉट बीन एबल टू मीट आवर डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट इन द लास्ट 3-4 years। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ आईडीबीआई इज ऑन कार्ड्स, ये लास्ट ईयर अनाउंस हुआ था। उसके साथ साथ बिग टिकट डिसइन्वेस्टमेंट्स, चाहे वो भारत पेट्रोलियम हो, शिपिंग कॉर्पोरेशन हो या कॉनकॉर हो, माइट नॉट सी एनी मूवमेंट। यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है। उसका रीजन ये है कि ये भारत सरकार के लिए कैश काउज है, ये डिविडेंड देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रॉफिटेबल कंपनीज है। इट इज एक्सपेक्टेड टू कीप मॉडरेट डिसइन्वेस्टमेंट इन दिस ईयर्स बजट।
ये संभावना है कि वो मॉडरेट रखेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट को वो 1-1.5 लाख करोड़ की वैल्यू पे नहीं लेकर जाएंगे। इसका फायदा ये है कि ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट प्रोवाइड्स रेवेन्यू टू गवर्नमेंट व्हाइल लो डिसइन्वेस्टमेंट विल सेव देम फॉर फ्यूचर। भाई सर सब कुछ बेच दोगे अगर अभी, तो फ्यूचर जनरेशंस क्या करेंगी? उनके लिए भी तो कुछ बेचने के लिए रखो, तो मत बेचो। लेकिन भारत सरकार ने बेचने पे लगाया। अब भारत सरकार जो है इसको मॉडरेट करे ऐसा मानना है, लेकिन भारत सरकार क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि बीपीसीएल, एससीएल जैसी कॉर्पोरेशंस भारत सरकार को रेवेन्यू देती हैं। तो यहां पे आपको बता दूं, गुड रेवेन्यू ग्रोथ एंड लीगल हर्डल्स एलआईसी में आई थी, आर रोड ब्लॉक्स टू डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट नहीं पूरा हो पाया। कंपनीज लाइक बीपीसीएल आर प्रूविंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट, मेकिंग गवर्नमेंट रिलक्टेंट कि जो चीज रेवेन्यू दे रही है उसे मैं कैसे बेच दूं, हाउ टू सेल दैट। दैट इज अ वेरी बिग पॉइंट, दैट इज अ वेरी ह्यूज पॉइंट दैट वी हैव come across in this particular case. उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर आता है, उसे कहते हैं सब्सिडीज। हमारा देश जो है, ऑल्दो हमारे देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन जिस हद तक हम सब्सिडीज देते हैं उसका कोई अंत नहीं है। आप हैरान रह जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे जान के कि सिर्फ और सिर्फ फूड और फर्टिलाइजर, दो चीजें, मैं और चीजों की, मैं गरीब कल्याण योजना या और जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम है या पीएम किसान स्कीम है या और जितनी चीजों पे सब्सिडीज दी जाती है उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं। सिर्फ फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडीज जो है, आपको हैरानी होगी सुन के, हमारे पूरे जीडीपी का 12.5% है, 1/8 ऑफ आवर टोटल बजट। 1/8, जो 1/8वां हिस्सा जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो चीजों की सब्सिडी पे जाता है, हमारी पूरी जीडीपी का, जो $3.5 ट्रिलियन के आसपास की जीडीपी है। इतनी मैसिव सब्सिडी हम दे रहे हैं। और कोविड में ये सब्सिडी इसलिए बढ़ गई क्योंकि गरीब कल्याण अन्न योजना, जिनको फ्री खाना दिया जा रहा था इतने लोगों को, और वो आज तक दिया जा रहा है। फर्टिलाइजर सब्सिडीज बढ़ा दी जब से नैनो यूरिया और नीम कोटेड यूरिया जैसी चीजें सामने आई हैं। तो इन चीजों पे कंट्रोल लगना, ब्रेक लगना, या इस बजट में इन सब्सिडीज का जो खर्चा है वो कम होना चाहिए, इस चीज पे फोकस है। तो स्पेंडिंग ऑन फर्टिलाइजर सब्सिडी टू कम डाउन फ्रॉम 2.3 लाख करोड़ टू 1.4 लाख करोड़, एंड फूड सब्सिडी टू कम डाउन फ्रॉम 2.7 लाख करोड़ टू 2.3 लाख करोड़। तो ये जो है तकरीबन आप ये मान के चले, अनुमान लगाया जा रहा है कि 1.25 से 1.5 लाख करोड़ की सब्सिडी से कम करना है। प्रेजेंट सब्सिडी बजट जो है वो 4,70,000 करोड़ है, इसको कम करके जो है 3,20,000 करोड़ के आसपास पे लाना है। ऐसा करना है तो बेनिफिट क्या होगा? अब सरकार को यह देखना है कि वी हैव टू रिड्यूस आवर फिस्कल डेफिसिट्स। देखिए, निर्मला ताई को आप कुछ भी बोलना है बोलो, निर्मला ताई जो है उनका फोकस ये है, जो कि फोकस बजट के बाद से 2019 की जीत के बाद से लेकर आज तक ये रहा है कि हमें फिस्कली अपने आप को कंसोलिडेट करना है। फाइनेंशियल कंसोलिडेशन वो तभी होगा अगर भारत सरकार अपने लॉसेस को कम करेगी, अपने खर्चों को कम करेगी। तो फिस्कल डेफिसिट यदि कम करना है तो यहां पे आप ये मान लें दैट दिस हैज टू रिड्यूस। ये जो खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है भारत सरकार का, इसे कम करो, क्योंकि अब कोविड हो गया, अब लोगों को फ्री में इतने लोगों को खाना खिलाने की जरूरत नहीं है। सो विल इंप्रूव फिस्कल डेफिसिट विच इज टारगेटेड टू बी 6.4% ऑफ जीडीपी इन द करेंट फिस्कल ईयर। अब क्योंकि आने वाले साल में ये चीज कम होनी चाहिए, तो वो आप कम करोगे एफआरबीएमए के टारगेट से। रीजन फॉर नॉट डूइंग इट, इसका रीजन था, एक तो सबसे बड़ा रीजन था कोविड, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना और इंक्रीज्ड फर्टिलाइजर प्राइसेस इन इंटरनेशनल मार्केट्स। तो नैनो यूरिया वगैरह हम इंपोर्ट करते हैं वो बहुत महंगे हो गए थे, तो वो 2400 रुपए के हो गए थे, 2400 रुपीज पर केजी। लेकिन यहां पे फार्मर्स को अवेलेबल थे 260 रुपीज पर केजी। इस वजह से भारत सरकार के ऊपर बर्डन बढ़ गया, क्योंकि फार्मर से आप ज्यादा कॉस्ट ले नहीं सकते और महंगी आप चीज खरीद रहे हो, तो कॉस्ट आप फार्मर से ज्यादा चार्ज नहीं कर रहे, लेकिन आप महंगा खरीद रहे हो। तो ये जो डिफरेंस है, ये सब्सिडाइज डिफरेंस है, इसको बोलते हैं सब्सिडी। दिस इज सब्सिडी। तो ये चीज है, इस पे फोकस किया जा रहा है। इसके बाद बारी आती है स्टार्टअप इकोसिस्टम की। आप सोच के देखिए, 2014 से पहले हार्डली 1000 स्टार्टअप से 1000 कंपनीज भी नहीं थी इंडिया में। आज की डेट में देयर आर 83,000 स्टार्टअप्स, मोर देन 83 टाइम्स ऑफ स्टार्टअप्स इन द ईयर 2022। 100 से ऊपर यूनिकॉर्न्स हैं। यूनिकॉर्न का मतलब जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर है। ये सारे हेविली फंडेड स्टार्टअप्स हैं जिनमें खूब पैसा फ्लो हुआ, क्योंकि भारत में वो टैलेंट है
कि आप प्रॉब्लम्स को पहचान के उनके सॉल्यूशंस इस तरीके से इंप्लीमेंट करते हो और उन सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करने के नाम पे आपको बड़े बड़े वीसीज और फंडिंग एजेंसीज पैसा देती है। लेकिन हुआ ये है 2022 में फंडिंग विंटर के चलते पैसा मिलना बंद हो गया। यूएस में रिसेशनरी फेज आने के चलते जो है पैसा मिलना बंद हो गया। इस वजह से स्टार्टअप्स ने मिलकर लोगों को फायर करना शुरू कर दिया है। इसलिए भारत सरकार से ये उम्मीद रखी जा रही है कि वो स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए कोई कदम उठाएंगे, चाहे टैक्सेस बेसिस पे या टैक्सेशन के रूप में इंसेंटिवाइज करेंगे या और किसी रूप से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में या रेगुलेशंस में उसे कम करेंगे। स्टार्टअप्स की लिस्टिंग पर भी किसी ना किसी तरह का जो है रेगुलेशन भारत सरकार को लगाना चाहिए। So, recent distress in developed nations dried funding for these startups. With investment in startups almost halving from the previous year, half से कम हो गई है इन्वेस्टमेंट। एडटेक सेक्टर का हाल देख लीजिए तो स्टडी IQ, अड्डा 247 are the only two platforms, और अड्डा 247 is the only platform that is a funded platform in during the funding winter। बाकी सबके पास किसी के पास पैसा नहीं आया है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेक्टेशंस। भारत सरकार से क्या उम्मीद है कि वो अनाउंस करेंगे सम सॉर्ट ऑफ फंड टू सपोर्ट न्यू एज स्टार्टअप्स एंड अनाउंस स्कीम्स एंड रेगुलेशंस टू फर्दर ईज बिजनेसेस ऑफ स्टार्टअप्स, की स्टार्टअप का जो धंधा है वो थोड़ा सा इजी हो, थोड़ा आसान हो। फायदा ऑब्वियसली स्टार्टअप कम्युनिटी को मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, जीडीपी भी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी भी आएगी और इंडिया को बूस्ट मिलता है, पुश मिलता है, मोटिवेशन मिलता है ना हम सबको कि भाई अगर कोई चीज शार्क टैंक हम देखते हैं हमें मोटिवेशन मिलता है कि देखो ये लोग बिजनेस बना के बैठे हैं करोड़ों रुपए का, इनको फंडिंग मिल रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते। So startups are major provider of jobs and they will soon cross combined market cap of $500 million, ऐसा अनुमान है अगर इनको सपोर्ट किया गया तो। और भारत सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? रीजन फॉर नॉट डूइंग इट, इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप हैज इंप्रूव्ड एवरी ईयर, गवर्नमेंट इज इंप्रूविंग स्टेप बाय स्टेप। तो धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं, एकदम से ये चीज देखने को शायद ना मिले बट वी आर इंप्रूविंग स्टेप बाय स्टेप। तो ये स्टार्टअप इकोसिस्टम की बारी थी। अब इसके बाद आखिरी में ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि हमने सोची है कि होने के चांसेस हैं, जो कि सरप्राइजेस हैं। अब ये शायद हो शायद ना हो, ऐसी क्या क्या चीजें हैं मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द फिस्कल टारगेट, जैसे मैंने आपको बोला फिस्कल टारगेट का मतलब है फिस्कल डेफिसिट को कम करना। FRBMA का टारगेट था 3.5% ऑफ जीडीपी हमारा फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए। अब देखते हैं रिसेशन के चलते ये टारगेट किस तरीके से अचीव किया जाएगा गिवन हायर रेवेन्यू कलेक्शन। रेवेन्यू कलेक्शन भारत सरकार का चरम सीमा पे है, जीएसटी कलेक्शंस आर एट अ रिकॉर्ड टाइम हाई, ऑल टाइम हाई, और प्लस जो टैक्सेस के रूप में कलेक्शन है वो गवर्नमेंट की अच्छी है। तो गवर्नमेंट के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो डेफिसिट्स को कम करने के लिए अपने खर्चे कंट्रोल करे, जैसे फूड एंड फर्टिलाइजर में करा है। तो इसकी तरफ इस बार एक टारगेट साधा जाएगा, इसकी तरफ एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन और फोकस रखा जाएगा। उसके बाद जो है डिजिटल बैंकिंग, CBDC लॉन्च किया गया आरबीआई द्वारा। अब इसकी तरफ फोकस है कि इसको बढ़ावा दिया जाए और इसी के साथ साथ इसको ठीक से रेगुलेट करके ओरिजिनल क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज को रिप्लेस किया जाए। अनाउंसमेंट्स रिलेटेड टू डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स एंड लॉन्च ऑफ डिजिटल रुपी, ये चीज हुई है। फिर है केपेक्स एक्सपेंडिचर, मैंने आपको बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो होना बहुत जरूरी है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर अब उस रेट पे नहीं हो सकता जिस रेट पे पहले था। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर एक साल में 35% से बढ़ा है, मान लीजिए 10,000 करोड़ से 13,500 करोड़ पहुंच गया है, 10,000 to 13,500, which is a 35% increase. It cannot increase by the same rate every year. वो नहीं बढ़ सकता। तो केपेक्स टू बी मॉडरेटली बिलो लास्ट ईयर्स ग्रोथ, ऐसा मानना है। हो सकता सरकार ज्यादा भी खर्च कर दे, मुझे ऐसा लगता है अभी तक देखते हुए कि क्या हुआ है कि केपेक्स कम हो सकता है। इंश्योरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। इंश्योरेंस में हर टाइप की इंश्योरेंस देने वालों पे फोकस। जो इंश्योरेंस, अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस दे रहा है तो क्या वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दे सकता? दे सकता है। क्या वो कार इंश्योरेंस, ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस नहीं दे सकता? तो उसको अलग अलग इंश्योरेंस एजेंसीज या अलग अलग इंश्योरेंस के नाम के जो है लाइसेंसेस बांटने, लाइसेंसिंग फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स, ये आपको देने चाहिए एक इंश्योरेंस कंपनी को, क्योंकि इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा मार्केट है हिंदुस्तान में। इट इज अ ह्यूज मार्केट। दिस इज समथिंग दैट आई एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट शुड गिव। मेरा यह मानना है कि भारत सरकार देगी। एंड लास्टली एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, इनकी तरफ एलोकेशन बढ़ना चाहिए।
स्पेसिफिकली हेल्थ और एजुकेशन की तरफ एलोकेशन बढ़ना चाहिए। एजुकेशन की तरफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखते हुए हेल्थ का जो पिछले 2-3 साल में डेवलपमेंट हुआ है और जो एक्सपेक्टेशन है हेल्थ से, उसकी तरफ जो है वो हेल्थ और एजुकेशन में खर्चा जो है भारत सरकार का बढ़ेगा। एग्रीकल्चर में देखिए खर्चा नहीं बढ़ेगा। एग्रीकल्चर में भारत सरकार ऑलरेडी बहुत पैसा खर्च कर रही है, तो मैं ये नहीं मानूंगा कि एग्रीकल्चर में बजट बढ़ाना चाहिए, लेकिन हेल्थ एजुकेशन में डेफिनेटली बजट जो है उसको इंक्रीज करना चाहिए। तो ये जितने भी एक्सपेक्टेशंस मैंने आज डिस्कस करे, ये 8 सेक्टर्स में बांटे गए हैं। और आप ध्यान रखें, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है ऑन द बेसिस ऑफ जितनी मैंने स्पीचेस सुनी, जितने मैंने आर्टिकल्स पढ़े, जो पिछले 3-4 साल के डेवलपमेंट्स हुए हैं और स्पेशली पिछले 1 साल में डेवलपमेंट्स हुए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर की जितनी स्पीचेस हैं, उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे आपको ये चीजें बता रहा हूं। हो सकता है ये चीजें हो सकता है ये चीजें नहीं हो, लेकिन आज मैं ये कहने जा रहा हूं कि ये चीज एक्सपेक्टेड है बजट से। बजट आने के बाद मैं एनालाइज करूंगा और हम एक हिट्स एंड मिसेस का भी वीडियो बनाएंगे, किस चीज पे हमारा निशाना सही लगा और किस चीज पे नहीं लगा। तो स्टडी आईक्यू के कोर्सेज को सब्सक्राइब करते रहें मेरे कोड के साथ सांघी लाइव, और मेरे साथ सोशल मीडिया मेरे टेलीग्राम हैंडल पर जुड़े। ये इतनी हाई क्वालिटी पीडीएफ्स आपको वहीं मिलेंगी। आयुष सांघीज आईएएस अकेडमी पे जरूर जुड़े। थैंक यू सो मच एवरीवन, डू सब्सक्राइब और जरूर बताएं आप और किस तरह के सेशंस देखना चाहेंगे। बाय एवरीवन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।